व्हाट इफ, क्या होता अगर ग्योमेई एक डीमन बन जाता, या फिर क्या होता अगर नेज़ुको सीरीज की स्टार्टिंग से ही एक ह्यूमन होती। मैं इस वीडियो में इन दोनों सिनेरियो को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो की। द स्टोन आशिरा हिमेजिमा ग्योमेई अगर एक डीमन होता तो क्या होता। तो हम सभी को पता है कि ग्योमेई हिमेजिमा क्लैन से बिलोंग करता है, इवन ये जन्म से ही अंधा है। तो हम जानते हैं कि ग्योमेई एक टेंपल के अंदर कई सारे बच्चों के साथ रहता था, लेकिन एक दिन एक डीमन उस टेंपल पर हमला कर देता है, जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। और वो डीमन उस टेंपल के सारे बच्चों को मार देता है, सिवाय एक बच्ची को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर वो बच्ची ग्योमेई के पीछे छुपी हुई थी। और फिर वो डीमन उस बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्योमेई यहाँ पर उसे मार मार कर उसे खत्म कर देता है। और फिर ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही कुछ लोग उस बच्ची से पूछते हैं कि ये सब किसने किया। तब वो बच्ची ग्योमेई पर नाम लगा देती है, और फिर उस बच्ची की एक गलती की वजह से ग्योमेई को जेल में डाल दिया जाता है। और अब ग्योमेई को डीमन बनाने के लिए हमें एक सीन को बदलना होगा। तो यहाँ पर कोकुशिबु तक ये खबर पहुंच चुकी है कि एक लड़के ने बिना किसी ट्रेनिंग और बिना किसी स्वॉर्ड के एक डीमन को मार दिया। इसलिए कोकुशिबु डिसाइड करता है कि वो उसे डीमन बना देगा, और इसीलिए नाइट में कोकुशिबु ग्योमेई के पास चला जाता है, और फिर वो उसे एक डीमन बनने का ऑफर देता है, और कहता है कि अगर तुम डीमन बन गए तो तुम बहुत ही पावरफुल बन जाओगे। और फिर ग्योमेई सोचता है कि अगर वो एक डीमन बन गया तो वो कमजोर लोगों की मदद कर पाएगा, और इसीलिए ग्योमेई इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर कोकुशिबु अपना ब्लड ग्योमेई को दे देता है, और ग्योमेई उस ब्लड को कंज्यूम करके एक डीमन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि डीमन बनने के बाद ग्योमेई अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाता है, और फिर ग्योमेई उस जेल को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ग्योमेई के आश्रय न होने की वजह से डीमन स्लेयर कॉर्प्स को एक काफी ज्यादा भारी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो ग्योमेई वो कैरेक्टर था जिसने कनाई और शिनोबु को एक डीमन के हाथों से बचाया था, और अब ग्योमेई खुद एक डीमन बन चुका है, तो शिनोबु और कनाई को बचाने वाला कोई नहीं है। और बिना शिनोबु की लेडी तमायो भी शायद ही मुजान को मारने वाला एंटीडोट बना पाएगी, क्योंकि शिनोबु ने उस एंटीडोट को बनाने के लिए लेडी तमायो की काफी ज्यादा मदद की थी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ओरिजिनल स्टोरी की तरह सेम रहेगी, जैसे कि मुगन ट्रेन में एनमू को हराना और रेंगोकू का सेक्रीफाइस होना, इवन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में ग्युतारो और डाकी को हराना, साथ ही तेंगेन का रिटायर्ड होना, और स्वॉर्डस्मिथ विलेज में नेज़ुको द्वारा सन को काउंटर करना, और साथ ही मुइचिरो और तांजिरो का डीमन स्लेयर मार्क का एक्टिवेट होना, और आखिर में अपर मून 4 और 5 का मारा जाना। लेकिन असली चैलेंज तो अब स्टार्ट होगा, जब इन बचे हुए डीमन स्लेयर्स की फाइट मुजान की आर्मी से होगी, और यहाँ पर फिर से ओबनाई एंड मित्सुरी फाइट करेंगे नाकिमे से। एंड जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था, ये लोग नाकिमे को हरा देंगे, और यहाँ पर ज़ेनेत्सु भी अपने मास्टर का बदला लेने के लिए काइगाकू से फाइट करेगा और उसे हरा देगा। और आखिर में ग्यू और तांजिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क के साथ अकासा को भी हरा देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम तो तब खड़ी होगी जब इनोसुके और कनाओ अपर मून 2 से फाइट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि ओरिजिनल स्टोरी में तो शिनोबु ने अपने जहर की मदद से डोमा को मारने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन यहाँ पर तो कनाओ के डीमन स्लेयर बनने के भी काफी कम चांस थे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि वो इनोसुके के साथ इस फाइट में उतर जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनता कि ये लोग अपर मून 2 को हरा सकते हैं। लेकिन इस स्टोरी को एक अच्छी लाइन देने के लिए हम मान लेते हैं कि अपर मून 3 अकासा को हराने के बाद तांजिरो चला जाता है अपर मून 2 को मारने के लिए, और यहाँ पर ग्यू चला जाता है अपर मून 1 को मारने के लिए, और अब अपर मून 2 के खिलाफ फाइट करेंगे अपने कनाउ, इनोसुके और तांजिरो। और यहाँ पर हम लोगों को पता है कि अपर मून 3 से फाइट करने के बाद तांजिरो काफी ज्यादा थक चुका है, और इसीलिए अपर मून 2 से लड़ते वक्त इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन इस फाइट में तांजिरो अनलॉक कर लेगा ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को, और साथ ही में तांजिरो अपनी स्वॉर्ड को ब्राइट रेड कर लेगा, जिस वजह से ये अपर मून 2 को मार देंगे। और अब आखिर में फाइट होगी अपर मून 1 वर्सेस गियू, सानेमी, मुइचिरो और गेन्या। इवन हमें पता है कि इस फाइट में ग्योमेई शामिल नहीं है, और साथ ही ग्यू की अपर मून 3 से फाइट होने की वजह से ग्यू भी काफी ज्यादा थक गया है, इसीलिए यहाँ पर ये लोग एक डीमन स्लेयर और 2 आशिरा को खो देंगे, यानी कि इस फाइट में गेन्या, ग्यू और मुइचिरो मारे जाएंगे। और यहाँ पर सानेमी अपनी जान बचा लेगा, लेकिन कोकुशिबु यहाँ पर अभी भी जिंदा है। और अब बचे हुए डीमन स्लेयर्स और आशिरा का मुकाबला होगा ग्योमेई, मुजान और कोकुशिबु से। और यहाँ पर हम लोगों को पता है कि कोकुशिबु एक ब्रीदिंग यूजर है, साथ ही ग्योमेई शॉकवेव और अर्थक्वेक जैसे हमले कर सकता है। इवन मुजान के पास है अपनी स्पाइडर फॉर्म, इसलिए यहाँ पर डीमंस का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है। और अब जैसे ही इनकी फाइट शुरू होती है, तब तांजिरो, सानेमे और इनोसुके मिलकर मुजान पर हमला करते हैं, और ओबनाई और मित्सुरी मिलकर कोकुशिबु पर हमला करते हैं। एंड आखिर में ज़ेनेत्सु और कनाओ मिलकर लड़ते हैं ग्योमेई से। और यहाँ पर आगे कोकुशिबु के अगेंस्ट में ओबनाई अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता है, साथ ही मित्सुरी अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेती है, और यहाँ पर सानेमी और तांजिरो भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्योमेई से फाइट करते वक्त कनाओ और ज़ेनेत्सु के डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्योमेई के प्रेजेंस को देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ग्योमेई किसी पर भी अटैक नहीं कर रहा था। और फिर तभी हमें पता चलता है कि ग्योमेई यहाँ पर मुजान के कार्ड्स को ब्रेक कर चुका है। इवन ग्योमेई की खोई हुई मेमोरीज भी उसे वापस मिल चुकी है, और यहाँ पर ग्योमेई को याद आ जाता है कि उसने डीमन बनने का फैसला क्यों लिया था। और इसीलिए अब ग्योमेई फाइनल टाइम में डीमंस को छोड़कर डीमन स्लेयर्स का साथ देना शुरू कर देता है, और ये देखकर मुजान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर यहाँ पर ग्योमेई सबसे पहले कोकुशिबु पर हमला करने चला जाता है, और यहाँ पर ज़ेनेत्सु और कनाओ तांजिरो की मदद करने के लिए चले जाते हैं।
हैं। और अब यहाँ पर कोकुशिबो के अगेंस्ट में मित्सुरी, ओबनाई और डीमन ग्योमेई फाइट करेंगे। और यहाँ पर ऑब्वियसली डीमन ग्योमेई की मदद से ये लोग कोकुशिबो को हरा देंगे, लेकिन ओबनाई और मित्सुरी के सेक्रीफाइस से। और अब आखिरी फाइट बची है जिसमें मुजान वर्सेस तांजिरो, जेनेत्सु, इनोसके, कनाओ, सानेमी एंड डीमन ग्योमेई बाकी हैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली ये लोग ग्योमेई की हेल्प की मदद से मुजान को सनराइज तक रोके रख लेंगे। और यहाँ पर सनराइज होते ही मुजान मारा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ग्योमेई की सन में रहने की वजह से वो भी सन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी तरीके से ग्योमेई और बाकी कैरेक्टर्स के सेक्रीफाइस की मदद से ये लोग मुजान को हरा देंगे। तो यहीं पर खत्म होता है अपना फर्स्ट सिनेरियो। तो यहाँ पर खत्म होता है अपना फर्स्ट सिनेरियो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो की ओर कि क्या होता अगर नेजुको सीरीज की स्टार्टिंग से ही एक ह्यूमन होती। वेल ऐसा हो सकता है अगर उस दिन तांजिरो की जगह नेजुको जाती उस शहर में। तो चलो मान लेते हैं कि जिस दिन तांजिरो उस शहर में जाने वाला था उस दिन तांजिरो की जगह पर नेजुको चली जाती है। और जब नेजुको अपने घर पे लौटती है तो वो देखती है कि उसकी फैमिली मारी जा चुकी है। और अगर आप लोगों को एक शॉकिंग बात बताऊं तो यहाँ पर तांजिरो भी मारा जाएगा, बिकॉज तांजिरो की हानाफुदा इयरिंग को देखकर यहाँ पर मुजान ऑब्वियसली तांजिरो को मार देगा। लेकिन अगर यहाँ पर तांजिरो स्टार्टिंग में ही मर जाएगा तब तो यार नेजुको भी डीमन स्लेयर बनने के बारे में नहीं सोचेगी। इसीलिए हम मान लेते हैं कि तांजिरो यहाँ पर सर्वाइव कर जाता है, लेकिन हाँ डीमन फॉर्म में। और जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में नेजुको ने तांजिरो पर हमला किया था, वैसे ही इस स्टोरी में तांजिरो हमला करेगा नेजुको के ऊपर। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होगी अपने ग्यू की, और फिर ग्यू यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। लेकिन जब वो डीमन तांजिरो और नेजुको की बॉन्डिंग देखेगा तब वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा। और फिर ग्यू उरोकोडाकी को तांजिरो और नेजुको के बारे में एक लेटर लिखेगा। और फिर रियल स्टोरी की तरह ही ये दोनों भाई बहन माउंट सागिरी पर चले जाते हैं, और जहाँ पर इनको एक रैंडम डीमन मिलता है। और यहाँ पर तांजिरो अकेला ही इस डीमन को मार देता है। और जब उरोकोडाकी को ये खबर पहुंचती है कि तांजिरो नाम का एक डीमन इंसानों की मदद कर रहा है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर उरोकोडाकी नेजुको को वाटर ब्रीदिंग के बारे में सिखाते हैं, और जिस वजह से नेजुको फाइनल सिलेक्शन को भी पार कर लेती है। लेकिन अब यहीं से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल सिलेक्शन को पार करने के बाद तांजिरो अपनी स्मेलिंग पावर की मदद से लेडी तमायो तक भी पहुंच पाया था। लेकिन इस बार तांजिरो की जगह पर नेजुको एक डीमन स्लेयर है, और ना ही नेजुको के पास कोई ऐसी पावर है। इसीलिए यहाँ पर ये लोग ना तो मुजान को पहचान पाएंगे और ना ही लेडी तमायो से मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब खड़ी होती है जब तांजिरो और नेजुको मिलके रुई से फाइट करते हैं, बिकॉज हम सभी को पता है कि ओरिजिनल स्टोरी में तो नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट और तांजिरो की सन ब्रीदिंग ने रुई से फाइट करने में काफी ज्यादा मदद की थी। लेकिन यहाँ पर ये वाला सीन ओरिजिनल स्टोरी से बिल्कुल ही अपोजिट है, बिकॉज यहाँ पर ना तो नेजुको के पास सन ब्रीदिंग है और ना ही तांजिरो के पास अपनी ब्लड डीमन आर्ट। लेकिन फिर भी नेजुको अपनी वाटर ब्रीदिंग से रुई से फाइट करती है। और जब तांजिरो देखता है कि उसकी बहन काफी ज्यादा खतरे में है, तब तांजिरो को अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में याद आता है, और अपने फादर की बताई हुई सन ब्रीदिंग के बारे में भी। और जब तांजिरो को इस बारे में याद आता है तब वो सन ब्रीदिंग के रिलेटेड ही एक ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है, जिस वजह से ये लोग रुई को कंट्रोल तो कर देते हैं। लेकिन आखिर में यहाँ पर ग्यू आकर रुई को मार देता है। और यहाँ पर फर्स्ट आशिरा मीटिंग में इन सभी इंसिडेंट को देखकर सभी आशिरास और डीमन स्लेयर कोप्स डीमन तांजिरो को अपना लेते हैं। जिसके बाद अगर हम लोग मुगन ट्रेन की बात करें तो वहाँ पर डीमन तांजिरो की वजह से ये लोग एनमु को थोड़ा जल्दी हरा देते हैं, और एनमु को हराने के बाद ये लोग हेल्प करते हैं रेंगोकू की। और यहाँ पर सिचुएशन को देखकर अकाजा भी यहाँ से निकलने की जल्दी सोच लेता है, जिस वजह से यहाँ पर मुगन ट्रेन में कोई भी मारा नहीं जाता, और यहाँ पर रेंगोकू भी सर्वाइव कर जाता है। यानी कि रेंगोकू आगे इन्फिनिटी कैस्टल में भी फाइट करेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की, और जहाँ पर इन सभी की फाइट होगी दाकी और ग्योतारो से। और यहाँ पर आप लोग जरूर यही सोच रहे होंगे कि डीमन तांजिरो की पावर से ये लोग ग्योतारो को हरा देंगे और नेजुको, जेनेत्सु और इनोसके मिलके दाकी को हरा देंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, बिकॉज इस फाइट के दौरान यहाँ पर तेंगेन और इनोसके भी मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तेंगेन और इनोसके दोनों ही ग्योतारो के जहर से काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं। और देखा जाए तो रियल स्टोरी में तो नेजुको ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट से इन दोनों को ठीक कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ना तो नेजुको एक डीमन है और ना ही उसके पास कोई ब्लड डीमन आर्ट है। यानी कि इस पॉइंट पर इस स्टोरी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्टोरी को सही संभालने के लिए अपना रेंगोकू अभी भी जिंदा है। तो अब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग बात करते हैं स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क की, जहाँ पर स्टोरी बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह सेम चलती रहेगी। जहाँ पर गेन्या, डीमन तांजिरो और नेजुको साथ ही मित्सुरी ये चारों मिलके एनतेंगु को हरा देंगे। और फिर आखिर में तांजिरो सन को काउंटर कर लेगा। और अब आता है अपना इन्फिनिटी कैस्टल आर्क। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लेडी तमायो ने जिस मेडिसिन को बनाया था वो अभी तक हाफ ही बनी है। बिकॉज रियल स्टोरी में तो तांजिरो ने उस मेडिसिन को बनाने के लिए लेडी तमायो की काफी ज्यादा मदद की थी, जैसे कि उसने कई सारे डीमंस के ब्लड के सैंपल्स को लेडी तमायो तक पहुंचाया था। लेकिन इस स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी लेडी
लेडी तमायो अपनी हाफ बनाई हुई मेडिसिन को मुजान के अंदर इंजेक्ट कर देती है और फिर यहाँ पर मुजान अपना एक ककून बना लेता है, जिसके बाद इन्फिनिटी क्रिस्टल की फाइट होना शुरू हो जाती है। और फिर जब तक मुजान अपने ककून से बाहर निकलता है तब तक डीमन तांजिरो, ग्यू और नेजुको मिलके अकाजा को हरा देते हैं। और फिर अकाजा को हराने के बाद ये लोग चले जाते हैं मुजान से लड़ने के लिए। और फिर यहाँ पर स्टोरी को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेंगोकू को शिनोबू की टीम के साथ भेजूंगा, जिससे यहाँ पर अपर मून 2 तो मारा जाएगा लेकिन शिनोबू बच जाएगी। और इसी तरीके से नाकिमे वाली फाइट को भी ओबेनाई और मित्सुरी कंप्लीट कर लेंगे। और तो और जेनेत्सु भी अपनी काइगाकू के अगेंस्ट वाली फाइट को कंप्लीट कर लेगा, जिसके बाद आखिर में बचेगी अपने कोकुशिबु के अगेंस्ट वाली फाइट। और ये फाइट भी कंप्लीट हो जाएगी लेकिन गेन्या और मुइचिरो के सेक्रीफाइस से। और इस बार यहाँ पर मुजान के अगेंस्ट 7 हाशिरा, 2 डीमन स्लेयर और 1 डीमन फाइट करेगा। और यहाँ पर इस बार शिनोबू का पॉइजन मुजान को मारने के लिए भी काफी ज्यादा काम आएगा। और इस बार डीमन स्लेयर्स का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है, बिकॉज एक तो डीमन स्लेयर्स की साइड में 7 हाशिरा, 1 डीमन तांजिरो और साथ ही 3 डीमन स्लेयर्स हैं, यानी कि ये लोग मुजान को सनराइज तक रोके रख लेंगे और जिस वजह से मुजान मारा जाएगा। तो यहीं पर खत्म होती है अपने ये वाली वीडियो। लेकिन रुको, शायद तुम लोगों ने अभी इस बारे में नहीं सोचा है कि आखिर इस फाइट के कंप्लीट होने के बाद कितने कैरेक्टर्स मारे जाएंगे और डीमन तांजिरो का क्या होगा। वेल, इन दोनों सवालों का जवाब आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोग इस वीडियो में कमेंट करोगे। और हाँ, साथ ही में आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हाँ, अभी के लिए आप लोग स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो।